बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव का। ये चुनावी वर्ष है। तमाम सियासी दल, राजनीतिक पार्टियां अभी से लोगों के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों का नब्ज टटोलने के लिए तमाम सियासी दलों ने यात्रा शुरू कर दी है। कोई जन संवाद यात्रा कर रहे हैं, तो कोई प्रगति यात्रा, तो कोई कुछ यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन एक जो किरदार है, एक कैरेक्टर है भारतीय राजनीति में, जो सब के लिए कौतूहल का विषय है और जिनको लेकर के तमाम तरह की क्यास आराई भी होती रही है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM, मजलिस जिसे कहते हैं। मजलिस का पदार्पण पिछले लोकसभा में भी हुआ, लेकिन मजलिस ने जिन जिन कैंडिडेटों को खड़ा किया वो उनको मुंह की खानी पड़ी, उनका जमानत जब्त हो गया। तो सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें उठने लगी असदुद्दीन ओवैसी के विषय में। बिहार से असदुद्दीन ओवैसी ने, हैदराबाद से, बिहार के सीमांचल से उन्होंने अपना सियासी आगाज शुरू किया था। पहले विधानसभा में तो उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाया सीमांचल से, लेकिन 2020 के इलेक्शन में उन्होंने 5 सीटों पर फतह हासिल करके अपना परचम फहराया, झंडा लहराया। और उसके बाद जो सत्ता के गलियारों में जो राजद की तरफ से जो आरोप गढ़े गए वो सर्वविदित है। तो यहाँ पर हम भागलपुर का AIM का दफ्तर है, पार्टी का दफ्तर में यहाँ पर जिला संगठन के अध्यक्ष हाजी शाहीन साहब यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और आज हम जानेंगे कि भागलपुर में बैरिस्टर साहब की पार्टी MIM का क्या भावी रणनीति होगा। तो सबसे पहले हाजी साहब, आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस बातचीत के लिए अपनी रजामंदी जाहिर किया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत न्यूज़ टुडे का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस मुकाम पे आए और इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जो जानकारी आपको देनी है लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से हम ये देना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हैदराबाद से चल करके और हिंदुस्तान के कोने कोने में ये छा चुकी है। भले अभी हमें कहीं जीत मिल रही है, कहीं नहीं भी मिल पा रही है, लेकिन कोशिश और हिम्मत और जज्बा इंशाल्लाह वो कायम दायम रहेगा। और हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता। जो हिम्मत अगर हार जाएंगे तो फिर हमें कोई कुछ नहीं मिलेगा, और जब हम हिम्मत से लड़ेंगे तो आज न कल इंशाल्लाह इसकी कामयाबी मिलेगी। फिलहाल हम MIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो आप सदर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो भागलपुर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा हल्का आते हैं और जिला की बात करें तो 7 विधानसभा हल्का। तो उस पर आप भावी जो नवंबर माह में जो विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है उसके लिए पार्टी की रणनीति क्या होगी, जरा इस पर फोकस करें। पार्टी की रणनीति ये है कि आज हम लोग जो है करीब 7-8 साल से हम लोग जमीनी स्तर से इस पे काम कर रहे हैं। भागलपुर जिले में पूरी जितने भी विधानसभा हैं, हर विधानसभा में हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन वहाँ मौजूद है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमारी पार्टी इसलिए नहीं लड़ा रही थी, हमारी पार्टी का एक सिद्धांत था, एक प्रोटोकॉल था। उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि हम लोग पहले जहाँ से चल रहे हैं तो पहले उनको मजबूत कर लें, फिर आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह वो कदम जो है भागलपुर तक आ चुकी है। और भागलपुर में संगठन हम लोगों का अभी जो है डोर टू डोर कैंपेन चल रहा। 2025 के विधानसभा की तैयारी जो है हम लोग डोर टू डोर चल रहे हैं लोगों से। हर घर दस्तक देने का कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है। बिल्कुल। तो आप लोग अब तक कुल कितने कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बना चुके हैं? हम लोग जो है अभी कार्यकर्ता जो ऑनलाइन है 6000 के लमसम प्लस
अच्छा। 6000 के प्लस जो है हम लोग ऑनलाइन कार्यकर्ता बना चुके हैं, प्लस ऑफलाइन जो है 5-6 हजार ऑफलाइन है। ये हम लोग इतने कार्यकर्ता अभी आपके पूरे भागलपुर जिले में ये बना चुके हैं। और प्लस मेरा काम ये संगठन के लिए ये मेंबर साजी के लिए वो काम मेरा साथ साथ चल भी रहा है। और हम जो डोर टू डोर मिल रहे हैं उसमें लोग यानी जॉब जो है जुड़ते जा रहे हैं। लोगों के बीच आप जा रहे हैं, हर घर द्वार पर आप दस्तक दे रहे हैं। तो जो दस्तक दे रहे हैं तो क्या लोगों को आप कह रहे हैं, किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं बैरिस्टर साहब के मुतालिक? क्योंकि बैरिस्टर साहब को लोग या सियासत में ये कह रहे हैं कि ये जो है भाजपा की बी टीम के रूप में भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये अपना कैंडिडेट दे रहे हैं और उन्हीं हलकों में उन्हीं इलाकों से अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका होता है। तो इस विषय में थोड़ा रोशनी डालिए। तो ये जो एक बी टीम का जो खिताब लगता है वो कौन आवाज उठा? पहले मैंने 2 प्रश्न पूछा। एक, आप जो हर घर द्वार हर डोर पर जा रहे हैं तो उनसे आप क्या कह रहे हैं? उनसे बस हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज, हमारी लीडरशिप, हमारा वजूद, हमारा वकार कहीं जिंदा नहीं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आपके लीडरशिप है। आपके लीडरशिप कौन है? जितने भी कास्ट हैं सबका लीडर है। आपका लीडर कौन है? और जब आप लोगों को अल्लाह ने बैरिस्टर, जिसका कि कोई जवाब नहीं है, चाहे पूरा यहाँ से लेकर के ऊपर तक में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनका जोड़ नहीं है। और वैसे लोग अगर आपके बीच में हैं और जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर आप उनका सहयोग आपको करना। हाँ, चलिए, आप भावनात्मक रूप से, जज्बाती तौर से लोगों को ये कह रहे हैं कि जुड़िए। आपके कौम के एक वाहिद जो है लीडर, नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो बैरिस्टर है। दूसरा मेरा सवाल ये था, प्रश्न ये था कि आप लोगों पर जो बी टीम का जो तमगा लगता है, जो दाग लगती है, वो कहाँ तक न्यायोचित है, कहाँ तक सही है? ये बी टीम के दाग लगाने वाले कौन है? तो उससे जाहिर भी तो होता है ना कि आप उनकी जगहों पर लोग अपने मत में अपने प्रत्याशी को, अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है। सबसे पहली बात यह है कि हम तो पहले अपने घर को ही देखेंगे ना। पहली तो मेरी जिम्मेदारी है कि पहले हम अपने घर को सुधार लें। ठीक है, आप अपने घर फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी अपने घर पर आपको ज्यादा अधिकार है, बिल्कुल है कि हम वहाँ पर जाए, मांगे। जब हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरा हक बनता है कि जब हम आपके लिए खड़े हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी कि आप मेरे लिए खड़े हो जाए। जिला अध्यक्ष साहब, हमेशा जो आवाज़ उठाने की बात हो रही है तो ऐसा ओवैसी साहब पर ये इल्ज़ाम लगता है कि भावनात्मक मुद्दों पर वो ज़्यादा जो है युवाओं को उकसाते हैं। ये कहाँ तक सच है? एक भी मैसेज, एक भी उसका स्टेटमेंट ऐसा बता दें जो कि हमारे बैरिस्टर साहब ने किसी को भावनात्मक तरीके से इमोशनल किया हो। वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जिस पे भी, चाहे वो दलित पे जुल्म हुआ हो, या पिछड़ी जाति पे जुल्म हुआ, या मुसलमानों पे जुल्म हुआ हो, या और अदर कास्ट पे, किसी पे भी जुल्म हुआ हो तो बैरिस्टर साहब उनकी आवाज बनते हैं। और अदर पार्टी जो है वो अपनी चौपलूसी देखते हैं, अपनी पार्टी को देखते हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब उसमें कोई भेदभाव नहीं कि हाँ हिंदू के खिलाफ हिंदू के लिए लड़ाई नहीं लड़ा है या मुसलमानों के लिए लड़ते हैं। खाली वो सभी कास्ट के लिए लड़ते हैं। बस सिर्फ ये है कि उसके ऊपर जुल्म हुआ। दबे कुचलों की आवाज बनकर बैरिस्टर साहब सतत रूप से संसद से लेकर सड़क पर बोलते हैं। ये बात सही है एक हद तक, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, उनका एकमात्र जो सांसद था जलील साहब, इम्तियाज जलील साहब, जो प्रखर और पेशे से पत्रकार भी रह चुके हैं, तो लोग सुनते क्यों नहीं? उनको शिकस्त क्यों झेलनी पड़ी? कुछ हमारे घर में आग घर के चिराग से ही लग जाती है। वहाँ इम्तियाज जलील साहब ऐसे लीडर जो कि वहाँ मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम जो मेरे भाई बहन थी, वो लोग भी उनको वोट दे करके जिताने का काम किया। लेकिन अफसोस ये कि हमारे कुछ घर के जिम्मेदार हजरात उनको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया।
और हमें कामयाबी नहीं मिली। और जब हारने के बाद वहाँ के गैर मुस्लिम माँ बहन इतनी रोई है कि हमारे भाई भी उतना नहीं रोए होंगे जितना कि वो रोई, क्योंकि वो काम करके दिया। अच्छा, अमूमन जो आपका सियासत है वो जय भीम जय मीम का ये नारा सदा बुलंद अक्सर अमूमन होता रहता है। तो मीम से तो मतलब मुसलमान है, अब भीम का मतलब दलित पिछड़े जिन पर अत्याचार और जिन पर जुल्म हो रहा है सदियों से दशकों से, तो उनकी भागीदारी कहाँ है आपकी पार्टी? उनकी भी भागीदारी है। हमारे पार्टी से कई कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी दलित बिल्कुल जुड़े हुए हैं और टिकट भी मिला। और अभी उपचुनाव जो हुआ था तो उसमें ये 2 सीट पे हम लोग लड़े थे उपचुनाव में बिहार में, जिसमें कि एक दलित को दिया गया था और एक मुसलमान को दिया गया था। ये उपचुनाव की बात बता रहे हैं। 4 या 5 जो बिहार में हुआ, जी जी, शायद इमामगंज या किसी जगह, जी, हाँ बिल्कुल सही, कंचन यादव को ये जिस एतवार से आप लोग मुसलमानों को जोड़ने का ख्वाहिश रखते हैं और एक हद तक मुस्लिम पसंद तो करते हैं, लेकिन वो परिवर्तित वोट में नहीं हो पाता है। अगर किसी अगर कहीं किसी हिस्से में चले जाए मुस्लिम इलाके में तो उसे ओवैसी जी को पसंद सब करते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन वोट देने के टाइम में क्यों वोट नहीं पड़ पाता है? इंशाल्लाह आज अगर नहीं समझे हैं तो कल जरूर, जब ओवैसी साहब को समझ गए, ओवैसी साहब के दर्द को समझ गए, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है 100% कि आने वाले 25 के विधानसभा में बोर्ड मत तब्दील होगा। अरे भागलपुर संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है ना, और आप 6 में से 3 के विधानसभा हलकों में अपने प्रत्याशी देने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले भी चुनाव में ये बात उठी थी कि फला अमुक जगह से कैंडिडेट हम देने जा रहे हैं, लेकिन आपने अपना पैर पीछे खींच लिया, उस पर आपने अमल नहीं किया। तो इस बार क्या भागलपुर से भी कैंडिडेट मिलेगा, नगर से, दासनगर से? इस बार जो है हम लोगों की कोशिश है 3 से 4 विधानसभा पे, ये हम लोगों का फोकस है। लेकिन आला कमान का जो आदेश होगा और जिस विधानसभा पे लड़ने की इजाज़त मिलेगी, इंशाल्लाह हम लोग उसी पे लड़ाई लड़ेंगे। वो आला कमान के ऊपर है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कम से कम 3 से 4 विधानसभा हम भागलपुर लड़ें। तो संगठन का विस्तार आप लोग कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। एक और बात जो असदुद्दीन ओवैसी के विषय में जो लोग कहते हैं कि तमाम लोगों पर बी टीम का तो इन पर तोहमत और इल्ज़ाम तो लग ही रहा है, और ये भी लोग कहते हैं कि तमाम लोगों पर सीबीआई, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, तमाम तरह की तंजीमों को लगा दिया गया है। लेकिन ये अब तक बचे हुए, ये इसलिए बचे हुए हैं कि ये भाजपा के अजीज है, अमित शाह के अजीज है, मोदी के अजीज है। इस पर आपका क्या कहना है? इन पर हमको ये कहना है कि जब आपको तिजोरी का चाबी और जिम्मेदारी अगर आपको दे दिया जाएगा तो हिसाब किससे लिया जाएगा? जिनके पास तिजोरी का चाबी है, सवाल जवाब तो ओवैसी साहब के पास वक्त की बहुत सारी संपत्ति है, हैदराबाद नहीं का। बिल्कुल बता रहे हैं आपको। तो जब तिजोरी का चाबी जिनके पास, हमारे पास ईडी क्यों आएंगे ओवैसी साहब के पास? ना उसके पास कोई मंत्रालय है, ना मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है। बहुत सारे ऐसे हैं जो गैर मंत्री के यहाँ भी ईडी सीबीआई के छापे पड़ चुके हैं। उनका इतिहास आप देख लें कि उनका काम क्या है, उनका कार्य क्या। हमारे वरिष्ठ साहब के बारे में बता दीजिए कि कहीं कोई ऐसा काम हो या कहीं कोई ऐसा मंत्रालय लेकर उन्होंने घोटाला किया हो। जब घोटाला किया ही नहीं, चोरी किया ही नहीं, तो आप पुलिस पकड़ेगी कैसे? हर किसी को तो पुलिस पकड़ती नहीं है। जो चोरी करता है तो पुलिस तो उसी के घर पे जाती है। तो यानी आपका कहना है कि मंत्रालय, मंत्री पद से कभी ये सुशोभित हुए ही नहीं, तो फिर इनके यहाँ पर क्यों जो है रेड पड़े? तो चलिए, ये तो ठीक बात है, लेकिन ये तो बात सच्चाई है ही कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 2014 से पहले कहाँ थे? जब भाजपा मंजर आम पर आई, सत्ता में आई, तभी असदुद्दीन साहब का जलवा और जो है सामने आकर के काफी लोगों के बीच में अपनी बात को रख रहे। 2014 से पहले कहाँ? वो हमारे बैरिस्टर साहब का जो सोच था या बैरिस्टर साहब का जो मिशन था, वो हमारे बैरिस्टर साहब इससे बेहतर जानते हैं। क्योंकि हैदराबाद में जो उनकी पार्टी थी, 7 एमएलए हैं, लेकिन पार्टी 7 एमएलए जो है वो दबदबा रखते हैं वहाँ की हुकूमत पर, वहाँ की सरकार पर, जो अपने हक और हुकूक जो है बआसानी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ले लेते हैं। और वहाँ
से फिर इनकी ख्वाहिश हुई कि जब पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा तो इनका आवाज बनना चाहिए, इसलिए बैरिस्टर साहब हर जगह कि आप लोग जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो किसी गठबंधन में रहेंगे या इनफरादी तौर पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम लोग तो शुरू से आवाज लगा रहे हैं कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं 24 घंटा। फिर गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया जाए? लेकिन हमें गठबंधन में शामिल ये लोग नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि आप सांप्रदायिक सोच के हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो जब हम कह रहे हैं कौन जी कि शिवसेना जो था वो हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कह रहे थे, उनको गठबंधन, उनका गठबंधन तो हो सकता है। जेडीयू के जो नीतीश कुमार जो है पलटू राम से जो मशहूर है पूरे बिहार में, वो अल्टी पल्टी कर करके इधर जाए तो धर्मनिरपेक्ष और उधर आ जाए तो बीजेपी का एजेंट। तो ये जब अल्टी पल्टी कर करके ये पवित्र बन सकते हैं। और हमने तो कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया, कभी तो हमने बीजेपी के खिलाफ यानी पक्ष में कभी बात नहीं की, हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ा। तो फिर हम कैसे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जान रही है, वो पार्टी राजद हो या जेडीयू हो, कि ये मुसलमान जो है अल्पसंख्यक हमेशा से हमारे साथ ही रही है और मेरे सिवा कहीं खिसकने वाली नहीं है, तो फिर इनसे क्यों समझौता, इनको गठबंधन में क्यों शामिल करें? वो जानते हैं कि मुसलमान से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, इसलिए वो बेवकूफ। अरे आप बेवकूफ बोल रहे हैं, बड़ा जो है होशमंद है, दानिशमंद। हाँ, बता रहे हैं मुसलमान आरजेडी के जो जिम्मेदार हैं वो ये सोचते हैं कि मुसलमान से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों? कि उनको बस ये दिखाना है कि देखो बीजेपी आ जाएगी और 2014 से रट लगाते लगाते आज तक बीजेपी को उन्होंने रोका नहीं। मुसलमान ही सिर्फ ठिका दिया हुआ है कि बीजेपी का रथ को रोके, हैं? मुसलमानों ने ठिका दे। देश के तमाम जो मतदाता हैं, आवाम है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान बचाने का। और बैरिस्टर साहब तो संविधान बचाने की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि संविधान पर खतरा है, अगर 400 से ऊपर ही आ जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे, और उसी का कहीं ना कहीं ये डर था कि मतदाता ने बीजेपी को 64 से 65 सीट नीचे गिरा दिया, हाशिए पर ला दिया। तो क्या असर कांग्रेस के राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता का रहा, या बैरिस्टर साहब जबकि शुरू से ये इस चीज को बोल रहे थे लेकिन इनकी बात को नहीं सुनी गई? देखिए, बैरिस्टर साहब जो हमेशा संविधान और संविधान बचाने के लिए, ये बैरिस्टर के अलावा हमें जहां तक लगता है कि कोई संविधान बचाने के पर्पस पे नहीं, एक माहौल बना करके लोगों को गुमराह किया जाता है। अगर संविधान की बात करते हैं तो हमारे बैरिस्टर साहब करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करते। यही राहुल जी थे, मुसलमान का नाम, मुसलमान शब्द बोलने से कतराते थे, अल्पसंख्यक बोलते थे। यही राहुल जी थी जो मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले। ये मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत की दुकान है। अच्छा, आप मान रहे हैं कि नफरत की दुकान है, यानी बीजेपी के तर्ज पर ही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सेम है। हम कह रहे हैं बीजेपी को बढ़ावा देने वाले कौन है? आरएसएस को बढ़ावा देने वाले कौन है? किनकी सरकार थी पहले हिंदुस्तान में? कौन थे प्रधानमंत्री पहले? और ये आरएसएस जो आज पनपा है, तो इनको पनपाने वाला है कौन? कांग्रेस के अलावा कौन है? तो यानी आपको लगता है कि इस देश का कायाकल्प और बिहार के 243 विधानसभा में आप अपने कैंडिडेट को खड़ा करके ये कहीं ना कहीं जो उन्मादी और सांप्रदायिक ताकत जो फन फैलाए हुए हैं उसको कुचलने का काम आपकी ही पार्टी करती है? बिल्कुल हमारी ही पार्टी, क्योंकि संविधान की बात करती है और संविधान से हट करके कोई बात नहीं करती, और गरीब दबे कुचले दलित को सबको ले करके चल रही है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हो सकता है कि अल्लाह ने चाहा तो तीसरी कोई जमात बन करके उभरेगी, बिल्कुल तीसरी जमात बन करके उभरेगी, क्योंकि ये दोनों थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो। अभी हम बता रहे हैं कि अभी दिल्ली में जो चुनाव हो रहा, आम केजरीवाल कभी दंगे के पर्पज पे बोला? मुसलमानों को, कितने बेकसूर मुसलमानों को जेलों में बंद कर दिया, आज तक उन्होंने कभी कुछ। आप पर तो इल्जाम है कि दिल्ली में आप 2 ऐसे विधानसभा में ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो जेल में बंद है, दिल्ली दंगा मामले में अभी भी जेल में बंद है, और वहाँ पर जो मजबूत कांग्रेस के कैंडिडेट है उसके खिलाफ जो आपने उतार करके मुस्लिम वोट में विभक्त कर रहे हैं, पार्टीशन। दहशतगर्द को पार्लियामेंट में बैठा दें तो उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगता।
साध्वी प्रज्ञा सिंह क्या है? उनको पार्लियामेंट तो कौन आवाज उठा रहा है? अच्छा, हमने जो टिकट दिया है या हमारे वरिष्ठर साहब ने जो टिकट दिया है तो वो किसको दिया? जालिम जुल्म जो मजलूम है उनको दिया है, उनकी आवाज उठाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो विभक्तिकरण की राजनीति कर रहे हैं उनका वोट बढ़ जाएगा और इससे कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा दिखता मिल रहा है। भाई मेरे, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वहाँ जो जिनको कैंडिडेट बनाया गया है उनकी आवाज उठाने वाला कौन था? ताहिर हुसैन आप आम आदमी पार्टी से था, पार्षद था। जैसे ही उसके ऊपर अभी आरोप साबित नहीं हुआ सर, आरोपित है, मामला को इतना लंबा कर दिया। 4.5 साल से अभी तक उसके आरोप का कोई बायोडाटा कुछ तैयार नहीं हुआ कि भाई किस आरोप में मुजरिम है या किस आरोप कोई ऐसा आरोप साबित नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा की बात होगी, हम बिहार में भागलपुर, तो क्या हम उम्मीद करें कि भागलपुर से आप टिकट कैंडिडेट दे रहे हैं? फिर एक बार बिल्कुल इंशाल्लाह हम लोगों की पूरी दिली ख्वाहिश है कि हम लोग 3 से 4 विधानसभा भागलपुर लोकसभा के अगर गठबंधन में या तीसरा फ्रंट बनता है तो उसमें 3 से 4 गठबंधन में, देखिए गठबंधन में अगर बन जाती है, कोई तीसरा फ्रंट बन जाता है तो वो आला कमान का आदेश होगा, वो कैसे वहाँ क्या करेंगे, कहाँ से लड़ाना चाहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कम से कम जो है नाथनगर भागलपुर हम लोगों को कम से कम, अगर गठबंधन भी हो तो मेरी दिली ख्वाहिश रहेगी कि भागलपुर नाथनगर ये 2 जगह कम से कम हमारी लड़ाई हो। और अगर गठबंधन नहीं बनती है किसी से तो फिर हम लोग इंशाल्लाह 3 से 4 सीट का हम लोग पर्पस रखे हुए हैं। आला कमान का जो भी आदेश होगा, चाहे वो 1 सीट पे लड़ाए, 2 सीट पे लड़ाए, 4 सीट पे लड़ाए, हम लोग उनके हुक्म की तामील करेंगे। अच्छा चलिए, हाजी साहब ने अपने बड़े बेबाक ढंग से तमाम पहलुओं का जो गिरह खोल दिया, भागलपुर से लेकर के दिल्ली तक का सियासी जो मंसूबा है MIM का, उस पर आपने बड़े बेबाकी के साथ बोला। उम्मीद है कि 2025 नवंबर में आपके दल के जो प्रत्याशी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, वो बड़े मजबूती के साथ भागलपुर से चुनाव लड़े। और आपने कहा कि नाथनगर भागलपुर से हम कैंडिडेट देने जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद अनवर एक बात और खोल देना चाह रहा हूँ कि एक बात और ये जोड़ देना चाह रहा हूँ कि हमारे नाथनगर से जो कैंडिडेट के बारे में जो बातचीत चल रही है, हम लोग ने ये मन बना लिया है और लोगों के आवाम की भी ये दिली ख्वाहिश है कि हमारे इस्माइल भाई साहब, तो इस्माइल भाई भी करीब ही आपके बैठे हुए हैं। इस्माइल भाई आपका तो पत्ता खोल दिया, नाम इन्होंने जब्त कर दिया है, तो आपकी तैयारी, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि हाजी शाहीन साहब ने आपके नाम का जो है उम्मीदवारी का घोषणा कर दिया है ना। हम ये पहला मीडिया जो RNN और न्यूज़ टुडे के मार्फत से इन्होंने घोषणा कर दी है, तो क्या आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी पार्टी अगर मुझे इस लायक समझती है और ये जिम्मेदारी देती है तो हम अपने पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और पार्टी के लिए जहाँ तक हो सकेगा सब हर कर्म करेंगे। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो जो पार्टी की तैयारी है वो हमारी तैयारी है। नाथनगर विधानसभा 3 प्रखंड मिलके बनता है, जगदीशपुर, नाथनगर और सबौर। तीनों का भ्रमण चल रहा है। इस तीनों प्रखंड में मैं आपको ये बता देता हूँ कि मिलाकर जो है 41 पंचायत है। वाह। और इस 41 पंचायत में हमें आपको ये बताते हुए मतलब खुशी होगा कि हमारा जो है 38 पंचायत में हमारे MIM के साथी अभी मौजूद है। यानी कि 41 में 38 में जी आपने अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर खड़ा कर दिया। जी अपनी बात उन लोगों तक पहुँचा। जी। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी मतलब दिसंबर में 12 दिसंबर में जो पार्टी का ऑनलाइन सदस्यता अभियान बंद हुआ तो उसमें पूरे बिहार में 38 जिले में ऑनलाइन सदस्यता अभियान चला, जिसमें 2nd पोजीशन भागलपुर जिला रहा। और अगर विधानसभा के क्रमवार से देखें कि कौन सा विधानसभा, तो नाथनगर पहला विधानसभा जहां सबसे ज़्यादा लोग MIM से जुड़े। पूरे बिहार में सदस्य सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं तो वो नाथनगर विधानसभा। यानी कि आप पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, सिर्फ आला कमान का आदेश मिलना बाकी। जी बस आज को घोषणा कर ही दिया। जी
हाँ, तो ये इस्माइल साहब हैं, आपको शुभकामनाएं कि आप नाथनगर से टिकट लेके आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं AMIM के दफ्तर से शहीद अनवर, धन्यवाद।